हेलो एवरीवन। तो हम अपना ये लास्ट जो टॉपिक था सार्क का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपने इसकी फुल फॉर्म देखी थी। सार्क का की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ये क्या है? बेसिकली इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कहाँ की में? साउथ एशिया में के रीजन में जो पड़ते हैं। तो इसके मेंबर्स आपने देखे थे, कितने थे? 8 मेंबर थे। कौन कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। और अगर हम इसके ऑब्जर्वर की बात करें, ऑब्जर्वर इसके कितने थे? हमने देखे थे, वो भी 9 थे ऑब्जर्वर। और ये बनी कब थी? सार्क सार्क बनी थी 8 दिसंबर 1985 में। तो अब आगे हम इसका ये कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि इसके कौन कौन से पोटेंशियल मेंबर्स हैं। इंडोनेशिया, जॉर्डन, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यमन आर जो इन्होंने अपना एक्सप्रेस कर चुके हैं इंटरेस्ट इसमें पार्टिसिपेट के लिए या इसका मेंबर या ऑब्जर्वर बनने के लिए। तो ये हमने देखा था लास्ट में। तो इंडिया ने नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार होस्ट किया है इसको? 3 टाइम्स होस्ट किया है सार्क को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखी थी। उसके बाद हमने इसको शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी, इसको कैसे याद रखना है, कौन से मेंबर नेशन इसमें आते हैं, ये करके अपनी एमबीबीएस करके आप याद रखोगे तो ये आपको याद रहेगा कि कौन से इसमें मेंबर जो कंट्रीज हैं वो आते हैं। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड बॉडीज। अब इसके बाद जो सार्क के पास है कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट उनके स्पेशल मैंडेट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डिफरेंट है किससे? रीजनल सेंटर से। और हर एक जो स्पेशलाइज्ड बॉडी है वो डिफरेंट काम करेगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। ये कहाँ पर है? इसका हेड पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन से सिटी में? इस्लामाबाद में। तो ये जो इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? सार्क को। तो ये डील करता है जितना भी लीगल मैटर होता है, डिस्प्यूट होता है बिटवीन मेंबर्स नेशंस के बीच में, जैसे 2 मेंबर्स नेशन के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा लीगली, या ट्रेड के लिए कुछ होगा, बैंकिंग के लिए होगा, एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए कुछ भी डिस्प्यूट रहेगा। तो जितना भी वो लीगल मैटर है ये वो सॉल्व करता है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। उसके बाद है सार्क डेवलपमेंटल फंड। सार्क डेवलपमेंटल फंड का जो अगर हम बात करें, इसका जो हेड है वो कौन सी कंट्री कर रही है? करती है भूटान। भूटान में है इसका सेंटर। और ये बेसिकली क्या करता है? सार्क डेवलपमेंट फंड ये फंड प्रोवाइड करता है फॉर द सोशल कास्ट, जैसे पॉवर्टी के लिए, ठीक है, और भी कोई सोशल चीज होगी तो जो फंड जो रिलीज करेगा वो ये करेगा। और इसका सेंटर कहाँ है? कौन से कंट्री में है? भूटान में। इसके बाद है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है तो ये बेसिकली जितने भी मेंबर कंट्री हैं इसके जो इसकी डिग्रीज होंगी वो इक्वल वैल्यू की होंगी, जैसे कि जितने भी ये नेशनल कंट्रीज आते हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं। तो इसका जो कंट्री की अगर हम बात करें, कौन सा कंट्री इसके पास इसका हेड है? वो है इंडिया। लोकेशन कहाँ है? कौन सा सिटी में पड़ा? न्यू दिल्ली में है। तो उसके बाद है साउथ रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पड़ता है? ढाका में, बांग्लादेश में। तो देखो इसका मेन यही है कि जैसे एक चीज की जैसे कोई एक चीज एक कंट्री बनाती है तो उसको वो ट्रेड करती है दूसरे कंट्री में, तो उसको वो क्या करे? दूसरा कंट्री उसको मान्य करे, मतलब कि उसको वो लीगली क्या करे? अडॉप्ट करे कि ये बिल्कुल सही है। तो इस टाइप का है, अगर उसको सही लगती है तो वो सही करे। तो ये है बेसिकली इसमें वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स प्रोवाइड करती है बिटवीन दिस मेंबर कंट्री, ताकि उनके बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ सके। इसके अलावा आते हैं हमारे पास रीजनल सेंटर्स। तो अगर लेकिन रीजनल सेंटर्स की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश इन द मेंबर स्टेट टू प्रमोट क्या कर सकेंगे? रीजनल कोऑपरेशन मतलब कि जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके बीच में ये जो एक तरफ का ब्रदरहुड है उसको ये बढ़ा सके। तो लेकिन आफ्टर 31 दिसंबर 2015 में 2015 में जो 6 रीजनल सेंटर थे वो स्टॉप्ड हो गए सबकी रजामंदी से। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे? वो
सेंटर्स, ये आ गया आपका सार्क मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो कि ढाका में था, कौन सी कंट्री में पड़ा, बांग्लादेश में। सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर जो कि कहाँ था, भूटान में, ये बंद हो गया। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो कि इंडिया में था, वो भी बंद हो गया। उसके बाद सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर, ये कहाँ था, मालदीव में, ये भी बंद हो गया। सार्क इंफॉर्मेशन सेंटर काठमांडू में था, ये भी बंद कर दिया। सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर जो कहाँ पड़ता था, पाकिस्तान में, ये भी बंद कर दिया। तो आपने इसमें देखो रिसेंटली जो रिमूव किए गए हैं, आपने उनको याद रखना है कि जो स्टॉप किए गए हैं उनको याद करना है। ये 6 हैं टोटल, तो ये सारी उसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो इसको आप एक बार यहाँ से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देख करें अचीवमेंट्स, इसके बाद अचीवमेंट्स भी हैं सार्क की कुछ, ठीक है, जैसे कि उन्होंने साप्टा, द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट, ठीक है, ये पेव्ड वे था किसके लिए, साप्टा के लिए, ये इन्होंने एग्रीमेंट किया था, ठीक है। और कब हुआ था ये, बाय 1997, और ये was approved in the 6th summit of the SAARC held in Colombo in December 1991 में। उसके बाद है साफ्टा। साफ्टा है जो कि ये क्या है, द एग्रीमेंट जो साइन है वो 2004 में हुआ था, लेकिन कम ये फोर्स में कब आया, 1 जनवरी 2006 से। With the desired members of the SAARC, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka to promote and sustain the mutual trade and economic cooperation within the SAARC region through the exchange of concessions। तो ये बेसिकली ट्रेड को बढ़ा सके और जो ट्रेड का जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, कस्टम ड्यूटी, उसको ये कम कर सके। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो इन कंट्रीज में क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो मेन इसका मोटिव यही था। जो एग्रीमेंट था वो रीच कब हुआ, फाइनली कॉमन फोर्स कब हुआ, ये आपने देखा ऊपर भी 6 जनवरी एग्री रीच कब हुआ था, 6 जनवरी 2004 में। कब हुआ था ये, तब वो 12th समिट था सार्क का। द साफ्टा एग्रीमेंट कम इन फोर्स में कब आया, ये 1 जनवरी 2006 में, एंड इज ऑपरेशनल फॉलोइंग द रेटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट बाय 8 गवर्नमेंट, जो 8 मेंबर कंट्रीज है। उसके अलावा ये 2 में डिवाइडेड हुआ, ठीक है, नॉन लीज डेवलप्ड कंट्रैक्टिंग स्टेट्स और लीज डेवलप्ड कंट्रैक्टिंग स्टेट्स। अब जो नॉन लीज डेवलप्ड कंट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन से कंट्री आगे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिसको शॉर्ट कट में हम बोलेंगे NLDCS, और उसके अलावा जो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल आ गया। बेसिकली ये कैसे डिवाइड हुआ कि देखो बांग्लादेश, भूटान से, मालदीव से, नेपाल से, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका थोड़े इकोनॉमिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, तो इनको लिख दिया नॉन लीज डेवलप्ड कंट्रैक्टिंग स्टेट्स, और उसके दूसरा कर दिया लीज डेवलप्ड कंट्रैक्टिंग स्टेट। इसमें आ गए ये 4 कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एंड नेपाल। तो इसके बाद ये था कि इस साफ्टा के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट था वो साइन किया था टू रिड्यूस द कस्टम ड्यूटीज ऑफ द ऑल ट्रेडेड गुड्स टू 0 बाय द ईयर ऑफ 2016 से। तो देखो पहले ये जो था इसमें अलग अलग फिक्स किया था कि कितना कम करेंगे, 20% कम करेंगे, कितने टाइम के लिए, इसको जो ये जो LDCS है इनको ज्यादा टाइम दिया था, इस टाइप का ये किया था सेटअप। उसके बाद है सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ठीक है, ट्रेड इन सर्विस के लिए भी था। देखो मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, जो साफ्टा है वो खाली ट्रेड के लिए, नॉट सर्विसेज के लिए डील हुई थी। मतलब ट्रेड मतलब जैसे कि कोई चीज की वो एक दूसरे से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज योर, मतलब कि जो टेंजिबल आइटम्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उनके लिए था। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब देखो सर्विस के लिए भी कोई ना कोई तो उनको ट्रेड लाना था, तो वो आया था सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के लिए, जिसको स्टैटिस भी कहा जाता है, फॉलोइंग द जेट्स प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच फॉर ट्रेड इन सर्विस लिबरलाइजेशन। जैसे कि सपोज अगर एक कंट्री है, कोई भी सपोज इंडिया ही है, वो टेलीफोन की कंपनी खोलती है, उसके लिए वो कस्टमर केयर प्रोवाइड करती है, और दूसरी कंट्री सपोज श्रीलंका या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री
एक क्या करती है, उसको एक कॉल सेंटर खोलती है ताकि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके जो टेलीफोन की कंपनी है इंडिया को। तो बेसिकली ये हुआ आपका एक सर्विस प्रोवाइड करना। उसके बाद देखो इसाला रुआन वीराकुन ऑफ श्रीलंका है, ये अज्यूम्ड ऑफिस ऑफ द, ये प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है किसके, सार्क के। कब इन्होंने किया था, कब इन्होंने ये चेयर ली थी, ऑन 1 मार्च 2020 में। सार्क सेक्रेटरीट है वो इस्टेब्लिश हुआ है काठमांडू में। कब हुआ था, ऑन 16 जनवरी 1987 बाय बांग्लादेशी डिप्लोमेट जो थे इसके, ये फर्स्ट सेक्रेटरीट थे इसके, सेक्रेटरी जनरल थे इस टाइम है इसाला जी, और उस टाइम थे अबुल एहसन who was its first secretary general and was inaugurated, और ये सेक्रेटरीट जो सेक्रेटरीट था वो किसने ये इनॉग्रेट किया था, बाय किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ऑफ नेपाल। तो ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स सार्क के क्या रहेंगे, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ कौन से कंट्रीज, ऑब्वियस सी बात है जो इसके मेंबर्स कंट्री हैं साउथ एशिया, और एक्सेलरेट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज कर सके कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक फील्ड में। सार्क के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें आते हैं काउंसलर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीट। तो अगर हम काउंसलर की बात करें, ये अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, सबसे ऊपर आते हैं ये। द काउंसलर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनको कौन रिप्रेजेंट करता है, जो गवर्नमेंट के हेड होंगे। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के हेड कौन है, हमारे पीएम है ऑफ द रिस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज के। उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे कंप्राइजिंग, ये कौन से करेंगे, जितने भी मेंबर्स नेशंस हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, एंड दे मीट, और ये मीट करेंगे एनुअली 2 टाइम्स। इसके अलावा सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय, हमने देखा कौन करता है इसको, सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको अपॉइंट कौन करता है सेक्रेटरी जनरल को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कौन अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द मेन फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरीट आर एज फॉलोज, क्या फंक्शंस है इसके, और प्रेजेंट में कौन है हमारे सेक्रेटरीट, अभी आपने देखे इसाला रुमन वीराकुन, ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद इनके फॉलोइंग फंक्शंस क्या है, कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द सार्क, मॉनिटरिंग द सार्क मीटिंग्स, और वर्क हैज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द सार्क एंड अदर इंटरनेशनल समिट एंड फोरम्स। तो ये है इसका आगे इसकी। अब नेक्स्ट हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सार्क। सार्क का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जो सार्क है, जो वर्ल्ड की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ये, ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज आते हैं इसमें। इट कंप्राइजेस ऑफ, टोटल अगर हम कंप्राइज करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, ये कितनी है 3%, एंड 3% आ गया वर्ल्ड एरिया का, और 21% आ गया वर्ल्ड पॉपुलेशन। और अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें टोटल, तो वो कितनी है ग्लोबल इकोनॉमी की, ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी 3.8, जितनी भी इतनी 8 मेंबर्स की बनती है। तो सार्क कंट्रीज हैं वो सिनराइज करेंगे देयर एक्शन हैज ए कॉमन ट्रेडिशन, ड्रेस, फूड, कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो बेसिकली उनका क्या है कि ये कॉमन बोल सकते हैं कि कॉमन इनका सेम ही इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि इनके जो ट्रेडिशन है, ड्रेस है, फूड, कल्चर, वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स का मतलब कि एक दूसरे से काफी हद तक मिलता है। उसके बाद है सार्क नेशन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इन कॉमन। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्या है, एक जैसी हैं, सॉल्यूशंस भी टू द प्रॉब्लम वो भी कॉमन है, सच एज पॉवर्टी, लिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, नेचुरल disaster, internal conflicts, industrial and technological backwardness, low GDP and poor social economic conditions. These nations uplift their living standards by creating common areas of development. तो ये कैसे इन चीजों से ओवरकम कर सकते हैं, जब ये अपलिफ्ट करें their living standards, ताकि वो एक कॉमन अपने जो एरियाज हैं उनको वो मिलके ऊपर ले जाए, अपलिफ्ट कराएं। तो वाई सार्क इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया, देखो सार्क इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें, लेकिन क्या करें कि अब पाकिस्तान है वो इतना कोऑर्डिनेट नहीं करता है, उसकी तो पॉलिसी ऐसी रहती है, चलो एनीवेज वो दूसरी बात है। तो जो फॉरेन ट्रेड है, एक्सपोर्ट, फाइंड दैट सार्क कंट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एक्सपोर्ट। अब जितने भी जो फॉरेन एक्सपर्ट है उनके ओपिनियन से क्या है, जितने भी सार्क कंट्रीज हैं वो इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, उसके बिजनेस के लिए।
ठीक है, उसके ताकि वो अपना जो भी अपना बिजनेस है उसको ट्रेड को बढ़ा सके। एंड सरफेस कनेक्टिविटी, और उसके देखो बेसिकली इंडिया कहाँ पड़ा, सेंटर में ही पड़ा, अगर आगे पीछे क्या है, ये सारे मेंबर कंट्रीज हैं। तो कनेक्टिविटी अमंग द सार्क मेंबर कंट्रीज कुड बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, उसके बाद मोटो ऑफ द सार्क क्या है, मोटो ऑफ द सार्क है डीप इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये है बेसिकली सार्क का मोटो। तो आज हमने देखा वाई इंडिया इज इम्पोर्टेंट, देखो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सार्क इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, और इतनी ये सिग्निफिकेंस देखा हमने इसका ये देखा, स्ट्रक्चर में इसका क्या आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीट। उसके अलावा हमने देखे उसके ऑब्जेक्टिव। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ये एक्सेलरेट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंक्रीज करे कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स में। उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट इसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे, फर्स्ट थे कौन से, अबुल हसन। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि अचीवमेंट्स इसकी क्या क्या हैं, हमने देखा साफ्टा है, सप्ता है, एंड द लास्ट वन कौन सी थी हमारी, सैटिस। ठीक है, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। फिर उसके बाद हमने देखा कि रीजनल सेंटर कौन कौन से 2015 में थे, वो 6 जो थे उनको स्टॉप कर दिया गया, 4 इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं। सो ये जितना भी मटेरियल है वो सारा ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सब कुछ एक बार आप अच्छे से पढ़ लो तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी में से ही आएगा। सो थैंक्स अ लॉट।